हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के अलजेब्रा की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको सैंपल पेपर सोल्यूशन देखना चाहिए, या जो भी पेपर आपको कहीं से भी मिले आपको उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो भी आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ऐसा कंसिडर करना चाहिए कि भाई जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा ही एक पेपर है जो है ना, हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है वीडियो देखते हुए आप भी सॉल्व करिए और बुक और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि अब हम आपके सामने पेपर लेकर आने जा रहे हैं, है ना। एक सैंपल पेपर है, इसको देख के अब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारे कितने मार्क्स बन सकते हैं, है ना। सिर्फ यही चेक करने के लिए कि हम 2 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कैसे जो है अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें बोला है दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू डी। इसमें ए एन इज नॉट इक्वल टू बी एम है। देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव ओनली वन सोल्यूशन। ओनली वन सोल्यूशन यानी ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। कैसे, देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में ये प्रॉब्लम सेट से लिया हुआ है। जितना भी एमसीक्यूज होते हैं सारे, ये सारे आपकी प्रॉब्लम सेट से ही आते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये पूरे टेक्सचुअल होते हैं। आपके एग्जाम में क्या होंगे, टेक्सचुअल ही होंगे। यानी टोटल अगर इसका मार्क्स अगर हम काउंट करेंगे तो 29 मार्क्स जो होता है आपका, वो पूरा टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको आपके टेक्स्ट बुक की जितने भी एमसीक्यूज वगैरह है या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये सारे अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी इसकी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, है ना। अब देखिए यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यानी जब आपने प्रैक्टिस 2.5 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इसमें देखो ये ए का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपका ए होता है, यानी √2 हो जाएगा। बी हो जाएगा आपका -5 और सी हो जाएगा आपका +√2। अभी देखिए इसको हम रफ पेज पे सॉल्व करके देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो कुछ इस तरह से दिया, √2x² -5x +√2 इक्वल टू 0, है ना। ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका ए होता है, तो यानी ए इज इक्वल टू आपका √2 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका -5 और सी क्या हो जाएगा आपका +√2 हो जाएगा। तो हम डेल का वैल्यू फाइंड करते हैं। डेल मतलब आपका b² -4ac। आपने प्रैक्टिस 2.5 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो बी का वैल्यू आपका क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर, फिर ये फॉर्मूले का -4 इंटू ए यानी आपका √2, और सी भी जो है आपका वो भी √2 ही है। तो -5 का स्क्वायर 25 और ये -4 इंटू √2 जो है आपका जो है इंटीजर 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर 25 -4 2 ज़ा 8। तो 25 में से अगर 8 आपका जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 17 बचेगा। तो आपका डेल का वैल्यू कितना आएगा, 17 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर चूज होने वाला जो इवेंट होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले तो 1 to 100 मतलब 100 नंबर, यानी आपका एन ऑफ एस क्या रहेगा, 100 रहेगा, है ना। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना, ये बात आपको जो है, एक मिनट, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो 1 to 100 में से देर आर 25 प्राइम नंबर्स। आपने 9th क्लास में भी जो है ना पढ़ा है। तो आपका जो एन ऑफ ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 1 to 100 यानी आपका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे, यानी पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, 25 और ये हो जाएगा 100। तो 25 वन 25, 25 4 100, तो 1/4 आपका जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ चेक करते हो, एक मिनट, चेक करते हो तो आपका 1/4 यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है।
देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल टू फाइंड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ मालूम करते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन फाइंड करने में यूज करते हैं। जो हमारा थर्ड कॉलम होता है वो CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही होता है। तो ये तो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, है ना। हाँ, यहाँ जो पॉइंट नंबर 1 गया है हमारा, जो पॉइंट नंबर 1 है यानी जो पहली हमारी जो MCQ थी, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपका समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक्सप्लेन किया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर दो आपको इस तरह से, 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए आपको कोई, 1 मिनट, ये तो आपको है ना 1a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये आपको एक इक्वेशन दी है। दूसरी है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अगर इसमें जो x और y के कोएफिशिएंट का जो रेशियो है ना, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इसमें अगर ये दोनों का रेशियो, जो पहली कंडीशन है हमारी, इन दोनों का यानी पहले दो जो नंबर्स हैं यानी कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y का रेशियो जो अगर इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब होता है देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, यानी ओनली वन सोल्यूशन। ऐसा लिखेंगे, ओनली वन सोल्यूशन, है ना। और इस तरह की जो लाइंस होती है जब ग्राफ पे प्लॉट होती है, तो इस तरह से ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो किसी एक पॉइंट पे, खास पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो लाइन, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका डेफिनेशन क्या है और इसका जो है फिगर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 से, लेकिन ये c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, नो सोल्यूशन। और ऐसी जो लाइंस होती है जो ग्राफ पे ना पैरेलल बन जाती है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तभी हम उसको सोल्यूशन कंसिडर करते हैं। देन थर्ड देखिए क्या है। मान लीजिए अगर a1 अपॉन a2 जो है ना इक्वल आ गया, b1 अपॉन b2 के भी इक्वल आ गया, और ये c1 अपॉन c2 के भी इक्वल आ गया, यानी सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं आपके इक्वेशन में, साइमल्टेनियस इक्वेशन में, उनका सबका रेशियो सेम आ गया, समझ लीजिए। तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती है जब ग्राफ पे प्लॉट होती है, तो वो एक के ऊपर एक बन जाती है। कैसे बन जाती है, एक के ऊपर एक बन जाती है वो, है ना। दोनों लाइन एक के ऊपर एक बन जाएगी, कोइंसाइड कर लेगी, एक दूसरे को ढांक लेगी, एक दूसरे को जो है चिपक जाएगी, है ना। एक के ऊपर एक, मतलब सारे पॉइंट सबके सेम ही होंगे दोनों इक्वेशंस के। तो ये आपको जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये असल में क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने देखा था, कहीं पूछा गया था किसी स्कूल के पेपर में, और एक बार जो है ना नवनीत पेपर सोल्यूशन की जो बुकलेट में भी जो है ना ये पूछा गया था। तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में बने। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, याद में रखिए, क्योंकि आपको एकदम डेडिकेटेडली आपके टेक्स्ट बुक में ये पढ़ा के नहीं दिया गया है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है हमारा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 7। देखो सिंपल सी एक आपको जो है ना क्या दे दी गई है, इक्वेशन दे दी गई है, 2x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, कंपेयर विथ, क्या लिखें आप, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। तो a का वैल्यू का हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा आपका -5। बस आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा, फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो आपको जो nth टर्म दिया tn इज इक्वल टू 4n-3, इसका जो n क्या है आपको सेकंड रखना है, क्योंकि आपको सेकंड टर्म फाइंड करने बोले। तो 4 × 2 - 3 दैट इज 4 to the 8 - 3 दैट विल बी 5। सेकेंड टर्म विल बी अवर 5, ठीक है। थर्ड देखिए, इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन बटर इज 12%, व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब देखिए आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। ये दोनों सेम होते हैं, बट बोथ आर हाफ ऑफ जीएसटी, बोथ आर हाफ ऑफ
जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। तो आपका रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया, 12% दिया, तो 12% का आप क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे। तो 12% का हाफ क्या होता है, 6% होता है। तो ये आपका आ गया ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आ गया आपका। फोर्थ देखिए, आपको कुछ क्लासेस दी गई है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19। फाइंड द ट्रू लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास 5 to 9। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपको जो 5 to 9 दिया है ना, इस क्लास का आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट मालूम करना है ना, ट्रू लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास। तो लोअर लिमिट तो देखो यही होगा 5, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें जो क्लास है 5 to 9, 10 to 14 और 15 to 19, ये रिपीटेड नहीं है। तो इसमें ना 0.5 लोअर लिमिट से कम करना रहता है और 0.5 यहाँ पर ना बढ़ाना रहता है, ताकि क्लास जो है ना वो रिपीटेड हो जाए ना। 9.5 ये हो जाएगा 14.5, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 14.5 और 19.5। यानी हमने किया क्या, हमने जो है यहाँ पर लोअर लिमिट में से 0.5 हमने कम कर दिया और अपर लिमिट में 0.5 वो बढ़ा दिया, है ना। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये जो क्लास इसका जो एक्चुअल में ट्रू लोअर लिमिट होगा वो 4.5 होगा। क्या होगा, ट्रू लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा, 4.5। तो ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी टाइप होता है, और एक्टिविटी में जितने स्टेप्स होते हैं उतने ही आपको लिखने होते हैं, कोई भी आप एक्स्ट्रा स्टेप इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, है ना। बस आपको बॉक्सेस फिल करने होते हैं। अब देखिए, आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√3 पहले से लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3। फिर हमारा माइनस आता है बीच में, 9 into 2 आ जाएगा, तो 9 into 2, तो 2 3 हो जाएगा 6, और √3 और √2 देखो सेम, √2 3 6 हो जाएगा। ये देखो √3 नहीं है, √3 हो जाएगा ना, √3 ही है ये, तो √3 3 हो जाएगा, तो 6 into 3 आ जाएगा, यानी 6 3 18 हो जाएगा ये। तो 18 - 18 क्या आ जाएगा, 0। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये लिखना है क्या, नहीं ये नहीं लिखना है ना, ये तो मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, एक तरह से हमारा रफ वर्क है ये, ठीक है। तो इतना सा करने के बाद आपको आपका सोल्यूशन डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ बाइसिकल शॉप द नंबर ऑफ बाइसिकल्स परचेस्ड एंड देयर कलर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। To show the information by a pie diagram, measure of the central angle of sectors are to be decided. Complete the following activity to find the measure. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के टेबल कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के में आएगा। अब देखो, जब भी हम पाई डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमको है ना क्या करना होता है, जो भी नंबर्स हमको पॉइंट्स दिए हैं सबको टोटल से डिवाइड करता है। टोटल यहाँ देखो 36 है, तो यहाँ देखो आप देख सकते हैं हर एक के नंबर के डिवाइड में 36 है, तो यानी यहाँ पर भी 36 ही आएगा। और सब देखो आप ये देख, ये जो ऊपर नंबर है ये इधर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है ना, ये डिनोमिनेटर है हमारा, ये देखो 8 लिखा है, ये भी ऊपर लिखा है, तो ये 12 भी जो है ऊपर आ जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। सारा कुछ सॉल्व करके रखा हुआ है, देखो बस ये बाकी है। 36 1 36, 36 10 360, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो पहला तो आपका यही आ गया। 100 ये निकाला हुआ है, तो इसको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो 36 10 360, तो 6 × 10 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर भी वो सेम होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। अपना काम था सिर्फ टेबल फिल करना। टेबल फिल हो चुका है, याद रखिए पूरा रीराइट करना होता है ना, पूरा फिर से टेबल बनाना होता है उसमें आंसर शीट में, और फिर जो आप उसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 17x + k = 0। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसका एक रूट है ना, वो ये दिया गया है -3/4। यानी इस इक्वेशन में जो आपका x दिया है वेरिएबल, उसकी जगह अगर हम लोग ये -3/4 रखते हैं तो आंसर हमको 0 मिलता है। तो उसने बोला कि k का वैल्यू क्या रहेगा, ये k का वैल्यू क्या आएगा, तो हमको सिर्फ जो है पहले तो x यहाँ पे -3/4 रखना है, तो -3/4 यहाँ पर भी रख देंगे, -3/4 है ना। पुट अप कर दिए, देखते क्या आता है। -3/4 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा, देखो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ ये, तो ये हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, है क्या नहीं। तो 4 1 4 4 4 16, तो ये 9/4 हो जाएगा, माइनस
ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। 17 3 51 हो जाता है और डिवाइड में 4 हो जाएगा, यानी एक तरह से डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे इधर पे। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो 4 इधर आएगा, 51 + 9 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और प्लस के इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 9/4 हमको यहाँ पे लिखना रहेगा ना। ये देखो ये स्टेप, ये जो मैंने लिखा है ये वाला, ये इधर पे आएगा है ना, 9/4 इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो जो हमको बचेगा वो यहाँ पर हमको लिखना है। तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर लूँ पूरा है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 1 ज़ा 2 तो 15 आ जाएगा। तो 15 + k, तो जब के बाद ये तरह साइड में आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना रहेगा। तो ये जो मैंने काम किया यहाँ पर, ये रफ वर्क है। ये क्या है, ये हमारा रफ वर्क है। तो ये रफ वर्क करके देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। एक्टिविटी वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको पास करने के लिए दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स है ना इजीली इसमें पास हो सकते हैं अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी एक्टिविटी टाइप वाले क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बी की तरफ आ जाते हैं। बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ x + y एंड x - y। दो इक्वेशन आपको दिया है ना। क्या दिया आपको, 5x + 4y = 14। ये आपका एक इक्वेशन है पहला। देन सेकेंड वाला आप क्या है, 4x + 5y = 13। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अगर आप दोनों इक्वेशन को, इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हो, इसमें x और y जो वेरिएबल्स हैं इसके कोएफिशिएंट्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वैसे भी हमको यहाँ पर क्या मालूम करना है, x + y और x - y मालूम करना है। तो पहले आप दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5x + 4y = 14 और 4x + 5y = 13। अगर आप इसको ऐड करते तो ये हो जाएगा 9x + 9y = कितना जाएगा 27। 9 से डिवाइड करेंगे तो x + y = 9 3 ज़ा 27। तो x + y आपका आ गया। अब माइनस निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 5x + 4y = 14, 4x + 5y = 13। अगर आप माइनस करेंगे तो देखो इस तरह से सबका साइन बदल जाएगा। 5x में से 4x गया तो एक x बचेगा, 5 में से 4y जाएगा तो एक y बचेगा, लेकिन माइनस आएगा बीच में। क्यों, क्योंकि देखो 5 का नया सिंबल क्या, माइनस है, इसलिए 14 में से 13 चला गया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपका x + y और x - y दोनों आ गया आपका वैल्यू। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस तरह का एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है देखिए, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट, तो नेचर ऑफ द रूट कैसे मालूम होता है, जो भी हमको इक्वेशन दिया 3x² - 4x - 4 = 0, तो इसमें कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर विथ है ना, तो ax² + bx + c = 0 से आपको कंपेयर करना, तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 3, b का आ जाएगा आपका -4, c का आ जाएगा आपका -4। ठीक है, कंपेयर करने पर। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, नेचर कैसा फाइंड करते हैं, तो पहले वैल्यू मालूम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, यानी डेल = b² - 4ac, ये फॉर्मूला है। इसमें आप ये वैल्यू रखेंगे -4, b का वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a आपका 3, c आपका -4, तो -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस +4। देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये जो दोनों माइनस है ना, ये वाला और ये वाला दोनों माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। तो क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा ये 48। तो 48 + 16 कितना हो जाएगा आपका, 8 + 6 64 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू जो 0 से बड़ा आ रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है, तो दैट मीन्स द रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। चलिए द रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल या अनइक्वल, आप इस तरह से लिख सकते हो। ये आपको डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट बोला ना, तो नेचर ऑफ रूट इस तरह से आपको फाइनल में लिखना है। डेल्टा की वैल्यू पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो आपको एक सीक्वेंस दिया है, एपी दिया है, इसमें देखो सारे टर्म देख लो पहले, आपको क्या क्या दिया हुआ है सारे टर्म। पहला टर्म है आपका 3
जिसको हम T1 या A बोलेंगे। सेकेंड टर्म है आपका 8, थर्ड टर्म है आपका 13, फोर्थ टर्म है आपका 18। सबसे पहला काम हम D निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 8 माइनस 3 दैट इज आपका 5, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी 13 माइनस 8 आपका ये भी हो जाएगा 5, यानी डिफरेंस कॉमन आ रहा है ना, डिफरेंस कॉमन आ रहा है। तो आपको 30th टर्म बोला ना, तो 30th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका फॉर्मूला लगाएंगे आप, n की यहाँ पे 30 रखेंगे, कितना रखेंगे 30, a मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म है ना 3 वही रखेंगे आप, तो 3 प्लस 30 माइनस 1 डी क्या आपका 5, तो ये 3 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू 5 है ना। तो 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 2 10 प्लस 4 यानी 14, 3 प्लस 145 यानी हो जाएगा ये 147 हो जाएगा, 148 हो जाएगा ना, 148। ठीक है, तो आपका 148 आपका आंसर आएगा। 30th टर्म आपका क्या आएगा 148। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक तरह से दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है ना। तो ऑब्जर्व द टेबल गिवन एबो एंड आंसर द फॉलोइंग। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो टेबल देख के आंसर देना है। जैसे हमारे ज्योग्राफी में होता है ना, हम टेबल को देखकर आंसर करते हैं या ग्राफ को देख के आंसर करते हैं, बिल्कुल वैसे मैथ्स में भी पूछे जाने लग रहे हैं अभी इस तरह के क्वेश्चंस। और विच इज द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या होगी। अब हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, जो टोटल होता है हमारा यानी n 100, पहले तो उसका 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करें 100 तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। अब यहाँ आपको चेक करना है 50 यहाँ पर किसके बीच जो है नियरेस्ट होता है, तो देखो इसके नियरेस्ट होगा, तो मैं ये पूरी जो क्लास है ना ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लास हमको मिली है ये वाली, ये हमारी मीडियन क्लास होगी, यानी 40 to 60 ये हमारी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, व्हाट इज द क्लास इंटरवल, क्लास में इंटरवल कितना 20 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 आंसर है ना, ऑफ मीडियन क्लास, तो भाई 20 का ही है, h इज इक्वल टू 20 है ना। गैप जो होता है ना उसको कभी g बोला जाता है, कभी h बोला जाता है। आगे देखिए, व्हाट इज CF ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो हमने सेलेक्ट किया जिसको येलो से बताया मैंने, उसका जो प्रीवियस वन होगा पीछे वाला वो हमारा CF होगा, यानी 24। तो CF क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 24। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, यानी देखो पहले क्लास क्या हमारा 40 to 60 है, तो लोअर लिमिट क्या होता है 40 हो जाता है, देयरफॉर लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज 40। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है ना, इजी। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ए दिया है, डी दिया है, TN भी दिया है ना, n का वैल्यू फाइंड करने बोला है, यानी हम TN का फॉर्मूला लगाएंगे। इन शॉर्ट TN इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप n की यहाँ पे TN की यहाँ पे 96 पुटअप करेंगे, तो ये 96 हमने पुट कर दिया। a का वैल्यू आपको कितना 12 है, तो 12 रख दिया हमने। n शायद हमको नहीं पता है तो हम वैसे रहने देंगे। d जो आपका 4 है, 96 के माइनस में 12 को दे दो आप, आपका यहाँ n माइनस 1 इंटू 4 सेम रहेगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 84 आ गया है ना। इसको अच्छे से लिखता हूँ 84 के डिवाइड में जो 4 है ना, नेक्स्ट स्टेप में इधर पे आ जाएगा। ठीक है, 4 1 4, 4 2 Z, 4 1 4, तो आपका आ जाएगा 21 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 21 के प्लस में, तो कितना आ जाएगा 22। देयरफॉर आपका जो n होगा वो क्या हो जाएगा 22, और यही आपको फाइंड करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ n बोला ना, तो आपका n का वैल्यू 22 आ गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 वाले जो क्वेश्चंस है ना वो एंड हो गए हैं। और आई होप आपको जो है ना, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हुई होगी तो आपको जो है ना वीडियो देखते देखते समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से आंसर आ रहे हैं और किस तरह से सिंप्लीफाई हो रहा है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक्टिविटी वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ही करना होता है और 3 मार्क्स मिलते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम आपको करवा रहे हैं डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। हाँ, कभी कभार ऐसा हुआ है कि एकदम सेम टू सेम जो है नंबर्स के साथ क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। आपका काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है, पेपर सॉल्व करना है,
है ना। एग्जाम से पहले आप कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है इक्वेशन, इसमें ए बी सी का वैल्यू लिखना है। तो ए का वैल्यू तो आपका 5 हो गया, बी सी का वैल्यू आपका 8 हो गया, तो जाहिर से 13 क्या रहेगा, बी का वैल्यू रहेगा। तो हमको तो सिर्फ टेबल फिल करना है, तो 169 में से 160 गया तो 9 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर -9 रखेंगे आप, -9 क्यों रखेंगे, 9 रखेंगे ना, 9, क्योंकि आपका आंसर 9 आया ना, इसलिए 9 रखेंगे। और बी स्क्वायर में सोच का भी वैल्यू 9 आया, लेकिन बी का वैल्यू आपका 13 है ना, तो 9 नहीं रखना है, आप क्या रखना है, 13 रखना है। देखो बी का वैल्यू आपका 13 है ना, तो 13 रखेंगे आप। तो 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, 9 है, तो देखो यहाँ पर 9 रखा है, तो 9 3 बन के बाहर आ गया। तो -3 + 3 -13 + 3 एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि दो वैल्यू निकालनी होती है ना एक्स की, इसलिए। और -13 -3 ये इधर हो जाएगा, तो -13 -3 की जाएगा आपका -16/10, -16/10 इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसको 2 से करते तो 2 8 जा 2 5 जा, तो -8/5 आपका आंसर आएगा। आपका काम सिर्फ बॉक्सेस फिल करना था, यहाँ बॉक्स फिल हो चुके हैं और हम बढ़ गए आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, 6 कार्ड्स हैं, एंड ईच बियरिंग अ नंबर 0 to 5। 0 to 5 मतलब पहले कार्ड पे 0, दूसरे पे 1 2 3 4 ऐसा 5, ये 6 कार्ड्स है, तो एन ऑफ ऐसा आपका 6 हो गया। बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन शोन नंबर ए अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 होता है ना, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 आ जाएगा। तो एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस लिखेंगे ना, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो 5/6 हो गया, कितना इजी है। अब बी क्या बोला उसने, बी अ नंबर लेस देन 3, ऐसा नंबर जो 3 से लेस देन है, 0 1 2 आएगा, 0 1 2, तो एन ऑफ बी में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, फॉर्मूला पुटअप किया हुआ है, तो 3/6, 3 1 3 3 2 6, 1/2 जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। या 3/6 भी छोड़ देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा ये। बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago 3 years hence। अरे वाह, ये तो हमारा प्रैक्टिस है 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। एंड हेंस इट्स न्यूमेरिकली 84, है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो न्यूमेरिकली 84 दिया गया है। 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, है ना। 2 years ago यानी 2 साल पहले, 3 years hence यानी 3 साल बाद का जो एज है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना बोला, 84 है। तो फाइंड हर प्रेजेंटेज। यहाँ हमको जो स्टेटमेंट होते हैं, एप्लीकेशंस टाइप जो है क्वेश्चन है ये, इसमें स्टेटमेंट को रीड करके हमको उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको इजीली होगा। तो सबसे पहले बोलेंगे कि लेट एक्स बी द प्रेजेंटेज ऑफ प्रगति, एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, है ना, या प्रगति प्रेजेंट एज ऐसा लिखेंगे, एक्स बी द प्रगति प्रेजेंट एज ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो एक्स रहेगा तो आपका 2 साल पहले, है ना, 2 years ago, उसकी एज क्या रहेगी, x - 2 रहेगी, है ना। 3 years आफ्टर 3 years या 3 years hence जो बोला उसने, वो कैसा रहेगा, x + 3, 3 साल बाद। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, x - 2 इंटू x + 3, ये प्रोडक्ट हो गया, इक्वल टू कितना बोला उसने, 84 बोला न्यूमेरिकली। अब यहाँ 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। आपने 8th क्लास में 9th क्लास में 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आएगा, यानी इन शॉर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। तो x का x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाएगा। 2 और 3 को x के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1x आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, और 3 का सिंबल क्या है, प्लस में है, इसलिए आपको प्लस में x मिलेगा। +1x लिखो या सिर्फ x लिखो। देन आप यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, इस नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो -6, इस तरह से 84। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x² + x - 6 - 84 = 0। 84 इस साइड आ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, x² + x - 90 = 0। तो अब 90 के आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो 9
10 9 जा या 9 10 जा, है ना, 90 होता है। अब आपको ये जो 1 है यहाँ पर देखो, जो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो ये 1 प्लस में लाना है आपको। तो प्लस में, प्लस 1 कब आएगा, जब छोटा नंबर माइनस में, बड़ा नंबर प्लस में रहेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10x ना माइनस 90 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे दोनों दोनों इधर तरफ से, x ब्रैकेट x माइनस 9 और प्लस 10 यहाँ कॉमन रहेगा, और जो यहाँ आपने लिखा है यहाँ पर वही आएगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए, x माइनस 9 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डिस्ट्रीब्यूट करें, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये प्लस 9 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। अब किसी की एज माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हम ये एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे इसको, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, x इक्वल टू माइनस 10। तो क्या एक्सेप्टेबल है, 9 है। तो देयरफॉर प्रगति इज प्रेजेंट एज इज 9 years old। लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर प्रगति इज प्रेजेंट एज इज 9 years old। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, तो इवन नंबर देखो, सबसे पहला नंबर क्या होगा, 2 4 6 8 ऐसे होंगे। बिटवीन बोला ना, तो बिटवीन में 350 नहीं आएगा, क्योंकि 350 भी इवन नंबर है, लेकिन 350 को हम नहीं लेंगे। उससे पहले क्या होगा, 348 होगा, तो ये आपका लास्ट नंबर होगा, है ना, इवन नंबर्स। तो इस ऐसे टाइप में ना डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, डी इजिकल टू 2 हो जाएगा, और या तो ए इजिकल टू भी 2 है, देखो, क्योंकि पहला नंबर जो आपका ए है ना, तो ए भी आपका जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी 2 डी बी 2। लास्ट नंबर यानी जो आपका टी एन है वो हो जाएगा 348। कितना जाएगा, 348 हो जाएगा। तो पहले तो आप फाइंड करेंगे नंबर्स के कितने हैं, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए जो है आपका 2, टी एन है आपका 348, और ये एन आपको फाइंड करना, डी आपका हैगा 2। 348 के माइनस में 2 ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर, n माइनस 1 इंटू 2, तो ये आएगा 346। डिवाइड करेंगे ये वाले 2 से, n माइनस 1 यहाँ अकेला रहेगा, क्योंकि जो 2 है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में दूसरी तरफ चले जाएगा, वो इक्वल को साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6, तो 173 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 यहाँ जाएगा तो 173 प्लस 1 174 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 174। तो इससे ये बात साबित होती है कि 1 से लेके 350 तक देर आर 174 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स हैं आपके। ठीक है, अब इसका सम भी फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 टी वन प्लस टी एन, है ना। तो एन की यहाँ पे कितना रखेंगे आप, 174 रखेंगे, तो 174 डिवाइड बाय 2 इंटू, पहला नंबर आपका कितना था, 2 था, लास्ट नंबर आपका था क्या है, 348। तो 174 डिवाइड बाय 2 इंटू हो जाएगा 350। 350 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 175 आ जाएगा आपका। तो 174 इंटू 175 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर लेकर आ जाओ। ठीक है, तो आपका आता है 30,450, ये आपका आता है सम ऑफ 174 नंबर्स। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन एट अ 5% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। 40,000 रुपए का वॉशिंग मशीन है, उस पर जो शॉपकीपर ने 5% डिस्काउंट दिया। तो पहले तो डिस्काउंट अमाउंट पहले मैं फाइंड करूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वैसे पहले फाइंड करूंगा मैं, है ना। तो डिस्काउंट कैसे मालूम करेंगे, जो टैक्सेबल वैल्यू है 40,000, उस पर जो रेट ऑफ डिस्काउंट है 55%, वो आप अप्लाई कर देंगे। तो 40,000 5% मीन्स 5/100, तो 2020 गेट कैंसिल, 5 4 जा 20, और ये कितना हो गया 120, तो 2,000 रुपीज जो है डिस्काउंट हो गया। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया, टैक्सेबल अमाउंट देखो, अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा AMT लिखा मैंने, आप पूरा लिखना AMOUNT अमाउंट। तो कैसे मालूम करेंगे,
40,000 में से जो डिस्काउंटेड प्राइस है 2,000 वो माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 38,000 बचेगा। अब 38,000 पे आप जीएसटी लगाएंगे क्योंकि आपको जीएसटी इन रुपीज में ही फाइंड करना है और वो भी 28 है, तो टैक्सेबल अमाउंट पे यानी 38,000 पे आप जीएसटी कितना है भाई, 28% है, तो 28% मीन्स 28/100, तो 38,000 इंटू 28/100, तो ये 2020 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। आप मल्टीप्लाई कर लो 28 को 38 से, तो आपको मिलता है 1064 मिलता है, लेकिन ये एक जीरो देखो यहाँ पे बचा हुआ है तो इधर लगा देंगे, तो 10,640 रुपया आपका जीएसटी आ जाएगा। आगे उसने बोला कि फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, बस आप इसको हाफ कर लेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है 10,640, ये आपका जीएसटी, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 5 10, 2 5 10, 2 3 2 2 5,320 रुपीज़ आपका जो है क्या हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एंड हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ, द डेली सेल ऑफ 100 वेजिटेबल वेंडर्स, 100 जो है सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनका डेटा दिया हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ द सेल बाय एज्यूम मीन मेथड। अब मीन फाइंड करना है सब्जी बेचने का, और वो भी एज्यूम मीन मेथड से करना है। टेक एज्यूम ए इज इक्वल टू 2250 डेविएशन, और डी आई का वैल्यू बताया और एक्स आई का भी बताया है। सबसे पहली बात, जो भी आपको क्वेश्चन दिया तो उसका पहले क्लास है ना, इस तरह से आप वर्टिकली लिख लेंगे, है ना। तो 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, है ना, 2500 से ये हो जाएगा 3000, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितना है 15, 20, 35, 30। इसका सिग्मा निकाल लीजिए आप, टोटल कितना आएगा, ये तो 100 आ रहा है ना, तो ये 100 आ गया। अब आप क्या करेंगे, क्लास इंटरवल मालूम करेंगे, यानी आपका क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, 1000 और 1500 को ऐड करेंगे तो ये आपका 2500 हो जाएगा, है ना। लोअर लिमिट ऑफ जो क्लास है हमारी ये वाली, और ये अपर लिमिट ऑफ क्लास है, ये दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो जो नंबर हमारा बनेगा, है ना, 2500 का हाफ कितना होता है, 1250, है ना। देखो दोनों का ऐड हम लोग कर रहे हैं तो ये 2500 हमारा आ रहा है। इसको 2 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, है ना, तो 1250 आ रहा है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा मालूम है, सारे फाइंड करते नहीं बैठूंगा मैं। देखो क्लास का गैप देखो 500 का गैप है, तो 500 का गैप ले लो, तो कितना आएगा नेक्स्ट नंबर 1750, इतना आ जाएगा ना। अब इसमें और 500 ऐड कर दो तो हो जाएगा ये आपका 2250, उसमें और 500 ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 2750। समझा ये कैसे किया मैंने, क्योंकि मैंने ये गैप देख लिया, क्लास का गैप कितना है। अब क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड आ रहा है, तो एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, जिसको हम डी बार बोलते हैं, डी आई वाला कॉलम बोलते हैं। कैसे आता है डी आई वाला कॉलम, एक्स आई माइनस ए। अब इन्होंने जो हमको बोला है वही सपोज करना है, एज्यूम हमको करना है 2250, यानी इसको ए लेना है हमको। तो अगर आप इसको ए ले लोगे तो एक्स आई मतलब 1250, तो 2250 में से आप 1250 माइनस करोगे तो आपका 1000 आ जाएगा, है ना, 1000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2250 में से आपको 1750 माइनस करना है, तो ये तो 1500 आ जाएगा, और इसमें से ये खुद सब्ट्रैक्ट होता है 0 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये
500 आएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, तो 1000 इंटू 15 कितना होगा, ये 15,000 हो जाएगा। 520 जा 2 5 जा 10, है ना, और ये 3 0, 10,000 हो जाएगा ये, और ये तो जीरो ही आने वाला है। 35 जा 1500, ठीक है, 15,000 आया ना, माइनस 15,000। तो हमारा काम क्या है, अब इसको ऐड करना, तो एडिंग सिग्मा या समीशन एफ आई डी आई। तो यहां से तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 10,000 बचा। 10,000 आपका आ रहा है, तो आप डी बार कैसे फाइंड करते हो, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, यही आपका फॉर्मूला है। तो 10,000 डिवाइड होगा 100 से, तो 2 0 2 0 कैंसिल, तो आपका डी बार आ जाएगा 100। डी बार आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब डी बार आपका आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक्स बार फाइंड करेंगे, यानी मीन फाइंड करते, तो ए प्लस ए में डी बार ऐड कर देंगे। तो ए जो था आपका 2250 था, और डी बार आपका कितना है, 100 आ गया। इसमें 100 ऐड कर दो, तो ये जगह 2350, है ना, 2350 रुपीज़ क्यों लगा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, अब हॉट्स क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम जो है यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं, 2 हमको करने होते हैं, एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अब हम करा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं यही आपको एग्जाम में आए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके आप कैपेबल हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8। सबसे पहले तो देखो, जब ये 2 डिजिट नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो भी नंबर हम सपोज करते हैं, जैसे कि भाई यूनिट प्लेस पे समझ लो 0 है और ये 1 है, तो ये 2 डिजिट नंबर है, हमारा पहले नंबर का 2 डिजिट नंबर है ये, जो 9 के बाद आता है ना। तो जो यूनिट प्लेस पे होगा उसको मैं मान लेता हूं x है, और जो 10 प्लेस पे होगा वो y होगा। तो जो भी नंबर्स 10 प्लेस पे होता है वो 10 के साथ में लिखा जाता है, मतलब उसका कोएफिशिएंट 10 होता है, और इसके बाद इसको ऐड कर देते हैं, तो आपका जो नंबर होता है ओरिजिनल नंबर, है ना, वो हमारा ओजी नंबर है ना, ओजी नंबर या ओरिजिनल नंबर, जैसे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं, है ना, इसको ओरिजिनल नंबर हम बोलेंगे, ओरिजिनल, एकदम शॉर्टकट में जा रहा हूँ मैं, देखो आपको समझाने के लिए, ओरिजिनल नंबर। तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑन यूनिट प्लेस, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा वो एक्स रहेगा, देयरफॉर वाई बी ऑन 10 प्लेस पे जो रहेगा वो आ रहेगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। सम ऑफ द नंबर्स क्या रहेगा, सम ऑफ द नंबर्स, तो आपको एक्स और वाई को ऐड करना होगा, सम ऑफ द नंबर यानी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसने बोला है जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है ना, उसको रीड करके इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। देखो 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 5 टाइम्स द सम, 5 टाइम्स द सम यानी जो नंबर का सम है उसका 5 टाइम्स, है ना। कौन 2 डिजिट नंबर, कौन है 2 डिजिट नंबर, ये है 10y प्लस x, ये 5 टाइम्स, और क्या बोला है, लेस देन 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाय 8, तो 8 लेस है, मतलब 8 माइनस करना है। देखो मैंने इस लाइन को, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इसको किस तरह से मैंने रीड करके ये जो स्टेप है हमारा, ये मैंने कैसे आपके सामने बनाया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। रीड करते हुए मैंने बनाया इसको। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि हमारा पहला जो इक्वेशन है ना, वो हमको मिल जाए। तो 10y तो एज इट इज रखेंगे, x भी एज इट इज रखेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, ये 5y माइनस ये 8 हो जाएगा। क्या करेंगे आप, x के माइनस में
5x को ले लेंगे यहाँ पर 10y के माइनस में 5y को यहाँ ले लेंगे, 8 को माइनस में इधर ही रहने दो, इक्वल के साइड ही रहने दो उसको। ये 5x और 5y ये जो है ना, आप ये जो देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर ले लिया है, इस साइड में ले लिया है। तो देखो क्या हो जाएगा, 5x में से एक x है तो ये -4x बचेगा, है ना, -4x। 10y में से 5y जाएगा तो ये +5y बचेगा, इक्वल टू ये -8। आपकी पहली इक्वेशन बन गई है, आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज द डिजिट्स इज ग्रेटर बाय 27 देन द ओरिजिनल नंबर। अगर इस नंबर का डिजिट हम बदल देते हैं, यानी जो यूनिट प्लेस पे है वो 10 प्लेस पे कर देते हैं और जो 10 प्लेस पे वो यूनिट प्लेस पे कर देते हैं, तो नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। तो जो चेंज हुआ नंबर रहेगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 टाइम्स ज्यादा रहेगा। टाइम्स नहीं बोले, 27 मोर रहेगा, ज्यादा रहेगा। ग्रेटर बोले ना उसने, 27 बाय ग्रेटर बाय 27, यानी 27 ज्यादा रहेगा। किसमें, ये जो ओरिजिनल नंबर है ना हमारा, इसमें अगर हम 27 ऐड कर देते हैं, 27 इसमें ऐड कर देते हैं, देखो इस तरह से, तो हमारा नंबर इंटरचेंज हो जाता है। या इंटरचेंज हुआ जो नंबर है, इंटरचेंज कैसे करना है, 10x + y। देखो बना लिया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है, ताकि एक और इक्वेशन बने, है ना। तो देखिए 10x के माइनस में ये x इधर आ जाएगा और ये +y के माइनस में 10y इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर 27 बचेगा बेचारा अकेला एक साइड में। 10x में से एक एक जाएगा तो 9x बचेगा। यहाँ से भी देखो -9y बचेगा और ये 27। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो x - y = आपका ये हो जाएगा 9 3 = 27। अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जाएगा 5x - 5y = 5 3 = 15। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं सर 5 से काय के लिए मल्टीप्लाई करे, क्योंकि मुझे इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से एक वेरिएबल को कट करना है, खत्म करना है, ताकि मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ला सकूं। अब अगर गौर से देखते हो, देखो मैं हाईलाइट करता हूं दोनों इक्वेशन को। ये देखो ये वाली इक्वेशन है, जाने दो इसको, इससे कलर से नहीं करता हूं मैं, नहीं तो बहुत गलत हो जा रहा है ये वाली कलर से। अरे ये तो पूरा ही चला गया, 1 मिनट। क्या इक्वेशन बनी थी भाई, ये बनी थी मैंने इरेजर पे क्लिक कर दिया था ना, देखिए -4x + 5y = -8, है ना। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट वाली, और ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, इन दोनों गौर से देखो, दोनों के अंदर देखो 5y दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। और दोनों की सिंबल जो है, साइन जो है वो +- है। तो ऐसे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस करते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते सर हम लोग को मालूम कैसे पड़ेगा कब प्लस करने का कब माइनस करने का, क्योंकि जब हमको किसी को वेरिएबल को कट करना होता है ना, कैंसिल करना होता है ना, तो उसके जो कोएफिशिएंट है पहले वो सेम बनाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ 5 क्या सेम हो गए, है ना। और अगर दोनों के साइन सेम है तो माइनस का ही ऑपरेशन करना होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों के साइन अलग अलग है, यानी इधर अब हम सिर्फ एडिशन का ही करेंगे काम। तो देखो ये +5y - 5y कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचता है, 5x में से 4x चला जाएगा तो x बचेगा, और 15 में से 8 चला जाएगा तो 7 बचेगा। तो आपका x का वैल्यू तो 7 आ गया। अब x का वैल्यू जो 7 है आप यहाँ रख दीजिए, कहाँ पर, x - y = 3 में। तो 7 - y = 3, -y = 3 के माइनस में 7, तो ये हो जाएगा -y = ये हो जाएगा -4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = आपका हो जाएगा 4। तो आपका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर था x, है ना, यूनिट प्लेस का जो नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर था वो 7 था, और 10 प्लेस पे क्या था, वो था आपका 4। तो जो ओरिजिनल नंबर बनेगा हमारा, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, देखो क्या था हमारा, 10y + x था ना पहले, तो 10 × 4 और x है हमारा 7, 10 4 = 40 + ये 7, ये हो जाएगा 47। ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया, खत्म।
यहाँ पर हमारा सोल्यूशन जो है एंड हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को किया गया है ना। तो 47 हमारा आंसर है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्या बोला है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 25,059 रुपीज इन शेयर्स। शेयर मार्केट में इतना पैसा लगाया है एक पर्सन ने, है ना। अब जो शेयर उसने परचेस किया उसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू है उसका 250 रुपीज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2% एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। नंबर एक उसने क्या बोला है, सबसे पहले फाइंड करने बोला इसने, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स उसने परचेस किया, पहले ये फाइंड करो। नंबर 2, अमाउंट ऑन ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज अमाउंट कितना दिया है उसने, और जीएसटी पेड कितना हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, शेयर की खरीदारी में। तो ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब हमको इन्वेस्टमेंट दी जाती है और अगर हमको शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स पता करने होते हैं, तो पहले आप एक शेयर का डिटेल पता कीजिए कि एक शेयर अगर परचेस किया होगा तो उसने कितना अमाउंट दिया रहेगा। तो जब भी पहले हम ब्रोकरेज फाइंड करते हैं, पहले ब्रोकरेज फाइंड करते हैं, और आपको याद रखना होगा ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पर ही अप्लाई होता है। मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका मार्केट वैल्यू था आपका 250 रुपीज और रेट ऑफ ब्रोकरेज आपका 0.2%। अब देखिए 250 0.2% मतलब 0.2 अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर 250 के अंदर एक 10 छुपा हुआ है ना, एक जीरो है मतलब 10 छुपा है, तो 10 को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन में 100, तो ये 25 टू जा 50 है ना, 50 हो जाएगा, ये 50 डिवाइड बाय 100 तो ये हो जाएगा 0.50 पैसा, है ना। एक शेयर का ब्रोकरेज आ गया, ये कितना गया, एक शेयर का ब्रोकरेज है। अभी इस पे ना अपने को जीएसटी भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीएसटी भी फाइंड करना है। एक मिनट, तो ब्रोकरेज फाइंड होने के बाद जीएसटी फाइंड करेंगे। तो जीएसटी कैसे फाइंड होगा, ब्रोकरेज पर 18% लगाएंगे, है ना। तो कैसे लगेगा जीएसटी ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज जो है हमारा 0.50 पैसा है, 0.50 पैसा पे 18%, 18% मीन्स आपका हो जाएगा 0.50 इंटू 18% मीन्स 18 अपॉन 100। आप क्या करो, पहले ना इसको मल्टीप्लाई कर दो। 18 पैसा कितना होता है, 90 होता है ना, 18 पंजे 90, है क्या नहीं। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखो मैं साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से 1800 है ना, 18 पैसा 90 का 0 कैरी 9, 18 इंटू 0 है ना, 18 इंटू 0 और ये 9 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट दो नंबर के बाद लगाना, यानी 9 आ जाएगा आपका, कितना आएगा 9 आ जाएगा। 9 के अपॉन में 100 मतलब 2 पॉइंट के बाद ऊपर डेसिमल लगेगा, तो 0.09 पैसा ये आपका जीएसटी गया। एक शेयर के ब्रोकरेज पे इतना जीएसटी लगा। याद रखिए ब्रोकरेज पे 18% जीएसटी ही होता है। अब आप क्या करेंगे, परचेस प्राइस फाइंड करेंगे एक शेयर का। क्या फाइंड करेंगे, परचेस प्राइस। तो कैसे फाइंड करते हैं परचेस प्राइस, आपने प्रैक्टिस सेट 4.4 में पहला क्वेश्चन किया होगा, उसमें क्या किया जाता था, मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऐड होता है, तब जाके हमको परचेस प्राइस पता चलता है एक शेयर का। जब भी कभी किसी कंपनी का शेयर परचेस करने हम किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो मार्केट वैल्यू के अंदर ब्रोकरेज और उसका जीएसटी ऐड ऑन करता है जब परचेस करते तब, लेकिन जब हम सेल करते हैं ना तब माइनस करते हैं, ये याद रखिए आप। तो मार्केट वैल्यू हमारा 250, ब्रोकरेज है आपका 50 पैसा और ये है 0.09 पैसा। सबको अगर आप ऐड ऑन कर लेते हो तो आपका आ जाता है 250.59 आ जाता है। इतना रुपया जो है एक शेयर का है, 250 रुपये 59 पैसा। अभी हम लोग को मालूम करने का है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड होगा, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यानी जितना पैसा शेयर मार्केट में लगाया उसको डिवाइड करेंगे
शेयर ऑफ वन प्राइस, यानी एक शेयर का प्राइस से, तो हम इसको बोलेंगे वन शेयर प्राइस, वन शेयर प्राइस। ठीक है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट था इनका कितना था, क्वेश्चन में देखेंगे आप 25059, नीचे लिख देता हूं मैं 25059, और डिवाइड में एक शेयर का प्राइस कितना है, ये आया, लिख दो इधर पर 250.59 है। अब आप गौर से देखिए दोनों नंबर ऑलमोस्ट सेम एकदम, बस एक डेसिमल का फर्क है। तो मैं क्या करता हूं, मैं डेसिमल हटाने के लिए ना मैं नीचे ना इस नंबर को 250.59 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। लेकिन मैथमेटिक्स का एक रूल है, अगर किसी फ्रैक्शन में अगर आप किसी नंबर से नीचे डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25059 इंटू 100 डिवाइड बाय, जैसे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25059 बन जाएगा। तो देखो 25059 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हमारे पास, मतलब उस पर्सन ने 100 शेयर परचेस किया था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला अपने उसने, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड। तो 100 शेयर्स का ब्रोकरेज कितना होता है, तो पहले एक शेयर का ब्रोकरेज देखो आपने कितना निकाला था, 50 पैसा। तो यहां लिखेंगे हम ब्रोकरेज ऑफ 100 शेयर्स, ब्रोकरेज ऑफ 100 शेयर्स। कैसे फाइंड करेंगे, 100 को एक शेयर का जो ब्रोकरेज था 50 पैसा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 रुपया, 50 रुपीज हो जाएगा। ये आपका बी का ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद सी बोला उसने क्या बोला है आगे, जीएसटी पेड फॉर ट्रेडिंग। तो जीएसटी कितना आ गया, तो जीएसटी को एक शेयर का कितना है 0.09, 0.09 है ना। तो 0.09 को अगर हम है ना जीएसटी अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर यानी 100 को जो पर शेयर का जो जीएसटी है 0.09 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 2 नंबर आगे खसक जाएगा, यानी 9 रुपीज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 9 रुपीज हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन एक पेपर में रहने ही वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो आप इसको। इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा पेपर में, मुझे लगता है ऐसा, है ना। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। अब यहां देखिए क्या बोला है, ऑल द फेस कार्ड्स ऑफ डायमंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल्ड। जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, है ना, मैं इसको ना ब्लैक से लिखता हूं, ब्लू रेड से नहीं लिखता हूं। देखो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं जिसमें 26 क्या होते हैं, 26 रेड होते हैं ना, रेड कार्ड होते हैं, और 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। फिर मुझे ना इसको ब्लू से बनाना चाहिए था ना, है ना, ज़्यादा। देखो 52 डार्क ब्लू पेन है ये, देखिए। तो जो 26 रेड होते हैं ना उसमें भी ना 13 का बाइफर्केशन होता है। 13 जो होते हैं ना आपके, ये हर्ट कार्ड्स होते हैं, कुछ ऐसा शेप रहता है उसका, ऐसा, है ना। और 13 जो होते हैं ना वो डायमंड होते हैं, ऐसा शेप होता है उसका, ऐसे डायमंड बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये जो ब्लैक है ना लास्ट में, इसमें भी 13 का बाइफर्केशन है। इसमें कुछ ऐसा चिड़िया वाला, तृणमूल कांग्रेस का निशानी है ये, और क्लब कार्ड बोलते हैं इसको, और ये 13 होता है स्पेड कार्ड्स। ये मेरे को हार्ट शेप का लगता है, ऐसा कुछ ऐसा रहता है, है ना। 19-20 थोड़ा सा हो रहा होगा, है ना। तो यहां पर उसने बोल दिया क्वेश्चन में अपने को कि ऑल फेस कार्ड्स ऑफ डायमंड, डायमंड के फेस कार्ड अगर निकाल दिए और सारे पत्ते को अच्छे से शफल कर दिए, शफल करते हैं ना टप 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 ऐसा कर, पूरा उसको घुमा लेते हैं, पत्तों को शफल करते हैं वैसा। तो देखो फेस कार्ड होते कितने हैं, अब डायमंड का किंग होता है, डायमंड की क्वीन होती है, और डायमंड का जोकर। ये 3 पत्ती जो है इसमें नहीं रहेगा, यहां करेगा हर्ट का किंग रहेगा, हर्ट की क्वीन रहेगी, और हर्ट का जोकर ये रहेगा, ये 3 रहेंगे। तो आप है ना 52 में से 3 पत्ता जो है वो निकाल लो, माइनस कर दो, क्योंकि नॉन फेस बोला ना उसने। तो कैसे लिखेंगे, देयर आर
हम बताएंगे देयर आर 3 फेस कार्ड्स ऑफ डायमंड, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसे डायमंड। तो वो अगर आप एन ऑफ एस आपको पता करना है तो 52 में से आप वो 3 नंबर निकाल लेंगे तो आपका एन ऑफ एस जो है 49 आ जाएगा। देयरफॉर एन ऑफ एस कितना रहेगा आपका 49। क्वेश्चन में बोला इसने कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एकदम रैंडमली एक है ना, एक पत्ता निकाल रहे हैं उसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं वो शफल पैक से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ए अ ब्लैक फेस कार्ड, अ ब्लैक फेस कार्ड। तो अब ए सेट में हमको ब्लैक फेस कार्ड लिखने पड़ेंगे। तो ब्लैक फेस कार्ड तो हमको तो बता तो नहीं सकते हम लोग, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने थे, इधर पे भी 3 होते हैं, क्लब का किंग, क्लब की क्वीन और क्लब का जोकर। ये स्पेड का किंग, स्पेड की क्वीन और स्पेड का जोकर। तो 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 फेस कार्ड हो गए। तो आप यहाँ लिखेंगे देयर आर 6 ब्लैक फेस कार्ड्स इन 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो आपका एन ऑफ ए क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, तो 6 डिवाइड बाय आपका एन ऑफ एस कितना 49 है। क्या डिवाइड होता है ये, नहीं होता है, तो छोड़ दो ऐसे ही। आगे बोला है क्वेश्चन में अ किंग। अब किंग तो देखो यहां से तो निकल गया डायमंड वाला, तो कौन सा किंग बचा, कौन सा किंग बचा, एक ये वाला किंग बचा, एक ये वाला किंग बचा और एक ये वाला किंग। 3 किंग है ना। तो बी सेट में क्या होगा, देयर आर 3 किंग्स है ना, एक्सेप्ट डायमंड का किंग है ना। देयर आर 3 किंग्स इन 52 प्लेइंग कार्ड्स आफ्टर रिमूव डायमंड किंग। डायमंड का किंग निकालने के बाद अपने पास टोटल कितने किंग बचते हैं 3 बचते, तो एन ऑफ बी आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे आएगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी आपका 3, एन ऑफ एस आपका 49। ये भी डिवाइड नहीं होता, रहने दो इसको ऐसे ही। नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट भी बोला है कुछ, हाँ सी बोला है, अच्छा डी भी है। और रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने हैं भाई, रेड कार्ड तो देखो फेस कार्ड निकले ना यहाँ से, बाकी तो 10 कार्ड तो रहेंगे ना डायमंड के, फेस कार्ड निकालने के लिए बोला था। तो यहाँ पर जो है ना 10 और प्लस ये 13, 23 कार्ड्स बचेंगे रेड में इधर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी में देयर विल बी नहीं बोलेंगे, देयर आर 26 red cards remain after removed 3 face cards of diamonds, है ना। डायमंड के 3 फेस कार्ड निकालने के बाद टोटल 26 रेड कार्ड बचते हैं। तो देयरफॉर एन ऑफ सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 26। तो इसका अगर आप निकालते हो 26 नहीं रहे बाबा, 23 बोले रहेगा ना, देखो 23 रहेगा ना, 26 कैसे लिखा मैंने, 23 रहेगा है ना। तो P ऑफ C इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो 23 डिवाइड बाय एन ऑफ एस कितना है आपका 49। ये जाता है क्या, नहीं जाता, ये भी मतलब फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होती है, छोड़ो इसको। डी वाला ऑप्शन देखिए, अब ब्लैक कार्ड तो पूरे 26 है ना। तो डी में क्या आएगा, एन ऑफ डी डायरेक्टली 26 लिखेंगे। तो इसका पी ऑफ डी निकाल लेंगे, एन ऑफ डी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो 26 डिवाइड बाय कितना होगा 49। ये भी यहाँ पे खत्म। तो यहाँ पर हमारे 3 हॉट्स क्वेश्चन जो है एंड हो गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हॉट्स क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, ऑलमोस्ट पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको।
बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एक सिक्स सेंस बोलता है मुझे कि इस तरह क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। पाई डायग्राम बना रहेगा, आपको उसको देख के जो है ना आपको आंसर देना है, देख के नहीं, मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या बोला है, अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड टू नो द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यानी 500 स्टूडेंट का के जो है ना स्कूल के कुछ बच्चे हैं, 500 बच्चे, उनका एक सर्वे लिया गया, तो देखा गया वो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ उनका जो इंटरेस्ट है वो कितना कम है, वो जांचने के लिए। द डेटा ऑब्टेन इन प्रेजेंट बाय द एडजेसेंट पाई डायग्राम। ये जो बाजू में पाई डायग्राम बना है, इसको देख के अपने को डेटा मिलेगा और हमको क्वेश्चन का आंसर देना। नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट शो इंक्लिनेशन टुवर्ड मैथमेटिक्स। मैथ्स की तरफ कितने लोग जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना। इंक्लिनेशन का मीनिंग हम ये कुछ ले सकते हैं कि इंटरेस्ट मतलब किसका रहेगा, है ना। इंक्लिनेशन, इंक्लाइन का मतलब कम के लिए हम नहीं लेंगे, लेकिन कितना इंटरेस्ट इनका है। तो इनका जो एंगल्स है ना, वो हमको देख के बताता है कि कितना इंटरेस्ट है। तो पहले पॉइंट में मैथमेटिक्स का ही बोला है, तो हम क्या करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे ना, तो टोटल अमाउंट तो हमको पता नहीं है। टोटल अमाउंट हमारा देखा जाए तो 500 ही होगा, है ना। टोटल स्टूडेंट्स 500 स्टूडेंट है ना, सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट, तो टोटल हमको दे दिया गया एक तरह से। तो इसका जो एंगल है थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे थीटा, इक्वल टू मैथमेटिक्स का जो नंबर्स है जो हमको फाइंड करना है, उसका कितने स्टूडेंट्स है, तो उसको हम एक्स सपोज करते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, डिवाइड बाय हमारा जो टोटल है 500 इंटू 360। ये हमारा कुछ फॉर्मूला होता है इस तरह से। अगर पाई डायग्राम आपको दिया जाता है तो इस तरह का आपका फॉर्मूला रहेगा। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दी या नंबर ऑफ टॉपिक जो भी आपको जिसका एंगल दिया है वो, डिवाइड बाय टोटल इनटू 360 डिग्री। अब हमको एक्स फाइंड करना है, तो आप यहां रखेंगे, और थीटा क्या, इसका मैथ्स का थीटा क्या है, एंगल कितना 126 है, तो हम ये लिखेंगे 126 डिवाइड बाय 500 इंटू 360। वैल्यू पुटअप कर दिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 126 से मल्टीप्लाई में 500 जाएगा। एक मिनट, ठीक है, मेरा टच पैड जो है ना बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। और एक्स तो यही रहेगा, 360 डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि वहाँ वो मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर इस तरह से ऐसा आ जाएगा। तो क्या ये 2 के टेबल से जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है ना। एक जीरो एटलीस्ट कैंसिल कर देता हूँ मैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। फिर 9 से करेंगे, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, है ना। 2 से कैंसिल करेंगे 50 को, तो ये 25 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचता है, x इज इक्वल टू 25 इंटू 7 बचता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35 का 5 कैरी ओवर 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, तो 175 स्टूडेंट्स जो है जो मैथ्स में इंटरेस्ट देते हैं। तो x हमने यही सपोज करा था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट x बी द स्टूडेंट्स शोइंग इंटरेस्ट इन मैथ्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको सेकंड बोला गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड सोशल साइंस, सोशल साइंस की तरफ कितने स्टूडेंट्स है, तो इसको आप, इसका जो नंबर है आप y सपोज कर लेंगे। तो इसका भी एंगल आप बताएंगे, एंगल इज इक्वल टू, देखो सेकंड पॉइंट सोल्व कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन का, ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। तो यहाँ पर मैं ब्लू से लिखता हूँ, एक मिनट, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट, क्या हो रहा है भाई इसको, हाँ देखिए, तो इसका एंगल थीटा, सेकंड पॉइंट थीटा इज इक्वल टू सोशल साइंस का नंबर और डिवाइड बाय 500 स्टूडेंट का सर्वे था, इसलिए डिवाइड बाय टोटल इंटू 360। वैल्यू पुटअप करेंगे, इसका एंगल कितना है 54 डिग्री है ना, हो जाएगा इजीली। 54 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन सोशल साइंस यानी y
डिवाइड बाय 500 इंटू 360। क्या करेंगे, y को साइड में रखेंगे इस तरह से, ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 54 डिग्री के मल्टीप्लाई में आएगा 500 डिवाइड में जाएगा 360। 9 के टेबल में आता है 9 6 जा 9 4 जा, है ना, 0 0 कैंसल, 2 2 जा 2 3 जा, है ना, 2 1 जा, अरे 25, तो 25 कितना है, y इज इक्वल टू 25 इंटू 3, तो 25 3 जा 75। तो सोशल साइंस में 75 स्टूडेंट जो है अपना इंटरेस्ट बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लैंग्वेज देन साइंस। लैंग्वेजेस में भी का भी मालूम करना है और साइंस का भी मालूम करना है, तो मैं इसका ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया ना, इसको लैंग्वेजेस को मैं एल दे देता हूँ और साइंस को मैं एस दे देता हूँ, है ना, ठीक है। चलिए, तो साइंस का एंगल इज इक्वल टू, साइंस नहीं लैंग्वेज मालूम करें, तो लैंग्वेज अपॉन डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट इंटू 360। तो लैंग्वेज का एंगल कितना है, लैंग्वेज का एंगल है 108 है, तो हम 108 यहाँ लिखेंगे और एल यहाँ ऐसे रहने देंगे क्योंकि इसका नंबर हमको फाइंड करना है, इंटू 360 मल्टीप्लाई करेंगे 108 के मल्टीप्लाई में 500 जाएगा डिवाइड में 360 आ जाएगा, एल निकालना है। देखो 0 0 कैंसिल करेंगे, 36 के टेबल में 108 आता है ना। देखो पहले हम नॉर्मली 6 के टेबल से करते हैं, 6 6 जा एंड 6 1 जा 6 8 जा, है ना, ठीक है, 6 1 6 6 3 जा 18, तो क्या बच रहा है आपका 50 इंटू 3 आपका बच रहा है, एल इज इक्वल टू कितना बचा 50 इंटू 3, 5 3 50 यानी 150 स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लैंग्वेज का हो गया, अब इसके बाद आता है साइंस का बोला उसने, तो साइंस का 72 है ना। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, साइंस का एंगल इक्वल टू साइंस का एस यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ साइंस इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल यानी 500 इंटू 360। तो इसका है 70, कितना बोला है 72 बोला है ना, एक मिनट, इसका एंगल 72 ही है ना, 72। तो एस हमको साइंस का नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम करना है 500 डिवाइड में इंटू 360। अब एस को यहाँ रखेंगे 72 इंटू 500 डिवाइड बाय 360। अब देखिए 0 0 मैं कैंसिल कर देता हूँ, 9 4 जा 9 8 जा 4 1 जा 4 2 जा, है ना, तो 2 इंटू 50 यानी 100 हो गया। तो साइंस में 100 स्टूडेंट्स हैं, कितने 100 स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इसने बोला है क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ देखते हैं, एक मिनट, इसने क्वेश्चन में हमको बोला है नीचे कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड लैंग्वेज देन साइंस। तो लैंग्वेज का तो हमारे पास कितना आया है 150 आया है ना, देखो हमारा कितना आया था 150 आया था ना, लैंग्वेज का देखते हैं, लैंग्वेज का 150 आया था, 150 आया था, और साइंस में कितना आया हमारा 100 आया। तो दोनों में लैंग्वेज माइनस सोशल साइंस, तो लैंग्वेज में से 150 में से 100 गया तो आपका कितना बचा 50 बचा। लेकिन ये इसके एंगल को माइनस करने के बाद भी आ सकता था और वो जल्दी आ सकता था, है ना? तो 50 स्टूडेंट जो है दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे 5 का सेकंड, देखिए 5 का सेकंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए ड्रॉ द ग्राफ एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन दिया है ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन ए बी विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 6,0। पहले तो आपको देखो इस तरह से ऐसा बनाना पड़ेगा लाइन, जैसे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते थे ना, ऐसे ऐसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ऐसे बनाएंगे, इसमें नंबर देंगे, ये ओरिजिन है 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस में 1 2
3 4 5 6 है ना। इधर पे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा एंड सो ऑन। ये -1 -2 -3 -4 मतलब आपको ग्राफ मिलेगा, उस पर आपको दिखाना रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला देखिए, एक्स एक्सिस पे 6,0 लेना है, तो 6,0 तो यहीं आ गया, ये आ गया आपका 6,0, ये आपका आ गया पहला पॉइंट। दूसरा ये आपका बोला है वाई एक्सिस पे क्या 0,4 है, 0,4 मतलब वाई एक्सिस पे ये वाला नंबर है 0,4, 0,4 ये हो गया, ठीक है। ड्रॉ लाइन सी डी पासिंग थ्रू, अच्छा ये लाइन ए बी थी, ये लाइन क्या थी ए बी थी, तो ये लाइन ए बी को मैं जोड़ लेता हूं, ये लाइन क्या थी ए बी थी, ये भी मैंने जोड़ लिया, ठीक है। ये लाइन ए बी होगी। अब उसने कहा कि लाइन सी डी बनाना है, तो सी और डी का जो कोऑर्डिनेट आपको दिया है यहाँ पर 5,3, तो 5,3 कहाँ आता है, एक्स पे 5 वाई पे 3 यानी इधर, है ना। ग्राफ पे बराबर बनेगा ये, और -3 का -1, तो -3 का -1 कहाँ आता है, यहाँ आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इधर आएगा, है ना। अब इसको भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे इसको ज्वाइन कर लेंगे, देखो सही से मिलाने का ऐसा, ये हमने लाइन बना दी है, ठीक है, ये अपन ने लाइन बना दी है, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ए बी एंड सी डी, तो ये लाइन ए बी थी आपकी, ये लाइन ए बी थी ये वाली, और ये लाइन सी डी है, समझ लो ये सी आ गया, ये सी है और ये डी है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है इसका, ये आ रहा है ना, तो ये समझ लो आपका आ रहा है 4 आ रहा है, और ये आपका 2 आ रहा है, तो आपका 4,2 है ना। मेरा फिलहाल बीच में आ रहा है इधर पे, लेकिन आपके बुक में बराबर बनेगा ग्राफ में, यहाँ डिजिटल बोर्ड पे बना रहा हूँ मैं, डिजिटल पेन से बना रहा हूँ, तो हो सकता है 19-20 होगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और हमारा ये जो सैम्पल पेपर है ये भी यहाँ पर एंड हो जाता है। और आई होप आपको ये पेपर जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने पूरा एक्सप्लेन किया, आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाया, और आपने देखा इस तरह की क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में आने वाले हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जो फ्रेंड सर्कल है जूनियर्स वगैरह आपके जो है 9th क्लास में 8th क्लास में, उनको भी बताइए, और ये वीडियो लाइक कीजिए सबसे पहले तो, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देख के जो है ना प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, शुक्रिया।